जहाँ तक पढ़ा था वहाँ तक समझ आ गई। टॉपिक 1 प्लानिंग फेज तक पढ़ा था, प्लानिंग फेज तक पढ़ा था। हाँ वही तो पढ़ रहे थे, पेज नंबर 153। आपने कुछ समझ आ गया कि कल भी पढ़ा था? कोई इशू, किसी का कोई क्वेश्चन? कुछ भी नहीं पढ़ा तो था या समझ आ गई? सही है। मैंने लिखा था, लिखने वाला। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट कौन सा? टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। कितनी टाइप्स है प्रोडक्शन प्रोसेस की? पहली कौन सी है? मास प्रोडक्शन। पहली है मैस प्रोडक्शन, दूसरी मास कस्टमाइजेशन। मैस कस्टमाइजेशन और तीसरी कस्टमाइजेशन। तीसरी है कस्टमाइजेशन। ये आ रहा है बोर्ड इसमें? कैमरे में? आपका सारा थोड़ा सा नीचे ऊपर कर दो, कर सकते हो या नीचे से खोल दो। पीछे कर अच्छा बस ले लेंगे। मैस प्रोडक्शन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। इसका क्या मतलब है? अगर आप 100 यूनिट्स बनाएंगे और आप 1 यूनिट बनाएंगे तो किसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी पर यूनिट? 1 यूनिट अगर आप सिर्फ 1 यूनिट बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू अगर आप एक जैसी 100 यूनिट एक साथ बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट कम आएगी। क्यों कम आएगी? क्योंकि फिक्स कॉस्ट रेंट तो आप फिर भी वही पे कर रहे हैं, आप 1 यूनिट भी बना रहे हैं तभी आप वही रेंट पे कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी आपका शायद उतना ही है जितना आप 1 बना रहे हैं या 100 बना रहे हैं। आप अपनी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर लेते हैं और सिमिलर प्रोडक्शन करते हैं क्योंकि इकट्ठी जब भी प्रोडक्शन होती है तो वो सिमिलर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट सपोज आपने 1 लाख यूनिट्स बना ली है, ठीक है, आपने अपनी कॉस्ट मिनिमाइज करने के लिए 1 लाख यूनिट्स बना ली है। अब इसमें इशू क्या आ सकता है? इशू ये आ सकता है कि आपने डिमांड तो चेक नहीं की, आपने एक साथ ही बना ली 1 लाख यूनिट्स। अब मेरी मार्केट में जो डिमांड हो वो 800 यूनिट्स की, तो बाकी 200 यूनिट्स किधर जाएंगी? बच जाएंगी, ऑब्सलीट हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी और अगर कोई ऐसी इन्वेंट्री जो ओल्ड फैशन हो जाएगी क्योंकि टाइम के साथ वो बिकेगी। ऐसे ही तो इसमें एक ये इशू है कि इसमें जो ज़्यादा प्रोडक्शन होगी वहाँ पर बच जाएगी। ऐसे क्योंकि डिमांड से ज़्यादा आप लोगों ने इकट्ठी से जो है सप्लाई कर दी है, ज़्यादा चीज़ें बना दी हैं। अब दूसरे में जो होता है मैथ कम्युनिकेशन में आप लोग करते मैथ प्रोडक्शन नहीं है, एक जैसी चीज़ें एक साथ बनाते हैं, लेकिन जो आपकी प्रोडक्शन होती है वो लिमिटेड होती है आपकी डिमांड। मार्केट में जितनी डिमांड होगी उतनी आप प्रोडक्शन करेंगे। लेट्स सपोज अगर आप ये मार्केट में चेक करेंगे कि डिमांड 100 यूनिट्स की है तो आप कितने बनाएंगे? 1000 यूनिट्स की। लेट्स सपोज तो आप कितनी यूनिट्स बनाएंगे? 1000 यूनिट्स आप बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये जो इशू था कौन सा? डिमांड देखिए पहले हम बना देते थे। हाँ हम जितनी डिमांड होती नहीं थी हम पहले ये ज़्यादा बना देते थे, इन्वेंट्री यहाँ पे जाके बच जाती थी। अब यहाँ पे जो है आप लोगों ने उतनी चीज़ बनाई जितनी डिमांड थी मार्केट में। ठीक है, अब कस्टमाइजेशन में आप स्पेसिफिक पर्सन के लिए उनकी डिमांड पे चीज़ें, ये आ रहा है ये साइड कैमरे में आ रही है थोड़ी बहुत बस रहने चाहिए कि आप स्पेसिफिक कस्टमर्स की डिमांड पूरी करते हैं ऑन ऑर्डर। ठीक है, इसमें ना आप पहले बनाते हैं, यहाँ पे तो आपने 1000 यूनिट्स बना ली, यहाँ पे आपने 1 लाख यूनिट्स बना ली। ठीक है, यहाँ पे आप कोई यूनिट्स बनाते हैं आगे आपको कोई ऑर्डर नहीं आया। इसकी क्या एग्जांपल है? जैसे आप लोगों ने कोई घर बनाना है,
ठीक है, हाउस कंस्ट्रक्शन। अब जब आपको कोई ऑर्डर आएगा तभी आप वो बना के सेल करेंगे ना, ठीक है। लार्ज क्वांटिटी पे आप उसको ऐसे नहीं बना सकते, ठीक है। स्पेसिफिक कस्टमर की जो डिमांड आएगी आप उसके मुताबिक इसको करेंगे। समझ आ गई ये तीनों? इनको जरा पढ़े, आपको कुछ समझ आ गई? लेकिन मैथ कस्टमाइजेशन में भी लिखा हुआ है ये, मतलब ना जो अगर आप एग्जांपल दिए हुए कि एक कंपनी है वो चीज़ लोग इस तरह बनाती है ऑर्डर्स पे, लेकिन ये है कि वो मतलब प्रोडक्शन करती है डिमांड के हिसाब से, लेकिन उसमें वो जो डिज़ाइंस होते हैं वो कस्टमर की, जो कस्टमर को चाहिए होता है उस हिसाब से, तो लेकिन वो इस तरह से होता है कि वो मार्केट में पूरी एक स्पेसिफिक एरिया की जो डिमांड होती है ना उसको देख के, इसमें वो स्पेसिफिक एक कस्टमर से पूछ के नहीं काम करते कि आपको ये चाहिए। एक उस स्पेसिफिक एरिया में जो डिमांड होती है उसके मुताबिक वो अपनी प्रोडक्शन कर देते हैं, ठीक है। लाइक आप किसी लेआउट पे जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं कपड़े लेने, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि आपको साइज़ पूरा आ जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन तो ऑलरेडी वही होती है लेकिन वो आपकी नीड के मुताबिक होती है, आपके मुताबिक होती है ना, साइज़ आपको जो पूरा आ जाएगा। वो क्यों होती है? क्योंकि वो उस एरिया के लोगों का उन्होंने एवरेज ली होती है कि यहाँ पे इस एवरेज के लोग रहते हैं, इस साइज़ के लोग रहते हैं, उसके मुताबिक वो अपनी प्रोडक्शन करते हैं। मे भी किसी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे लोगों की एवरेज हो, इससे ऐसे एरिया में वो बड़े लंबे होने की हो, तो वहाँ पे वो उसके मुताबिक प्रोडक्शन कर देंगे, ठीक है। आप लोग ये पढ़ लिए, समझ आ गया सर? अच्छा, ये रहे यहाँ तक। अच्छा, ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग के दो प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से होते हैं? प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा असेंबली मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग तो वही है कि आप एक मटेरियल लेते हैं, उसको वर्क करते हैं इन प्रोसेस, और आप एक फिनिश गुड बेच देते हैं, ठीक है। ये तो प्रोसेस है, आपने मटेरियल लिया, उसमें काम किया, फिनिश गुड आपने बेच दी, ठीक है। आपने जब मटेरियल को किसी दूसरी चीज़ में चेंज किया, जैसे आपने गन्ना लिया तो आपने उसको शुगर में चेंज किया, ठीक है।
अब असेंबली में क्या होता है, असेंबली में आपने एक चीज के डिफरेंट पार्ट्स लिए, उसको असेंबल किया, उसको जोड़ा और एक नई चीज बना दी, ठीक है। कार हो गए, दैट्स सपोज आपने कोई स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करवाए किसी फॉरेन कंट्री से, ठीक है, और उनको आपने पाकिस्तान में असेंबल करके तो एक कार बना दी है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि लिखा होता है असेंबल इन पाकिस्तान, ठीक है, कुछ चीज़ों पे लिखा होता है, उसका मतलब ये होता है कि ये असेंबल पाकिस्तान में हुई है, लेकिन जो स्पेयर पार्ट्स है इसकी, जो ओरिजिनल पार्ट्स हैं वो कहीं और से आए, ठीक है। लेट्स सपोज आप मार्केट से भी ले सकते हैं, लाजमी नहीं है कि इम्पोर्ट ही करवाएं, ठीक है, लेकिन असेंबली जो होती है उसका प्रोसेस भी होता है, ये दोनों मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, ठीक है। ये पैराग्राफ पर डेफिनेशन लिखी। ये आप लोग के पेपर की डेट सबकी 16 आप लोगों की डेट हो जाते हैं। ये फॉलो से रिक्वेस्ट करते हैं 4 चैप्टर में हमारा पेपर अच्छा नेक्स्ट क्या है, टाइमिंग का मतलब है आपने किस टाइम कौन सी प्रोडक्शन करनी है। इसमें इसकी फर्दर दो टाइप्स लिखी हुई हैं, दो ग्रुप्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से लिखे हुए हैं, कंटिन्यूस और दूसरा कौन सा है, इंटरमीडिएट, INTER हाँ MITTENT MITTT। अच्छा, कंटिन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यूस में ये होता है नॉर्मली कि आप एक ही चीज़ को कंटिन्यूसली जब आपने बनाना हो, ठीक है, लाइक मैंने आपको कल एक बात कही थी कि लेबर की एफिशिएंसी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद लो हो जाती है, इसलिए स्पेसिफिक कर देता है कि लेबर ने 5 घंटे या 7 घंटे एक दिन में काम करना है। ऐसा ही होता है क्योंकि जब आप पर आवर वेज पे कर रहे होते हैं तो लेबर कहता है कि मैं जितना ज़्यादा टाइम लगा सकूँ उतना बेहतर है, लेकिन एक टाइम के बाद उसकी एफिशिएंसी लो हो जाती है। ऐसे ही मशीन की भी होती है, आप कंटिन्यूसली वर्क करते रहेंगे मशीन पे तो उसकी एफिशिएंसी लो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि पार्ट्स पुराने हो जाएंगे। ऐसे ही है। अब कंटिन्यूस पार्ट में ये होता है कि आप लोग डे एंड नाइट प्रोडक्शन करते रहते हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली प्रोडक्शन होती रहती है, लेबर काम करता रहता है, ठीक है। लेट्स सपोज 12 घंटे की 2 लेबर्स की शिफ्ट लगी हुई है, ठीक है। अब 12 घंटे एक लेबर कंटिन्यूसली काम नहीं कर सकता, मे भी उसका एफिशिएंट टाइम हो 6 घंटे 7 घंटे, मशीनरी का जो एफिशिएंट टाइम हो वो 8 घंटे, और मशीनरी भी मे भी 12 घंटे के 24 घंटे को चलाते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे क्वालिटी तो डाउन हो जाएगी, क्वालिटी डाउन होगी, यस सर, क्वालिटी लो हो जाएगी, लेकिन क्या हाई क्या होगा, बॉडी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी क्योंकि डे एंड नाइट प्रोडक्शन होती रहेगी, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा ही है, अब कंटिन्यूस में आप कंटिन्यूस काम करते रहते हैं, लेकिन इसकी जो बेनिफिट है वो क्या है, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, लेकिन जो इसका डिसएडवांटेज है वो क्या है, क्वालिटी लो हो जाएगी। ये नॉर्मली उन चीज़ों में यूज़ किया जाता है कि प्रोसेस किसी में आपको लो क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, लेकिन उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, लेकिन क्वालिटी जिसका इतना इफेक्ट नहीं करती। जैसे यहाँ पे लिखा है गिलास, नॉर्मली ग्लासेस की क्वालिटी इतना मैटर नहीं करती, ऐसे ही है। अब क्या है ये इंटरमीडिएट, अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें आप स्पेसिफिक टाइम के लिए प्रोडक्शन करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग कंटिन्यूसली प्रोडक्शन करते रहते हैं, यहाँ पे मे भी मशीन का आप लोगों ने स्पेसिफिक टाइम रखा हो कि मशीन को हमने जो करना है वो 12 घंटे काम कर सकती है, ठीक है, और जो लेबर है 12 घंटे के बाद इसके पार्ट्स चेंज करने हैं, ठीक है, और लेबर के लिए आप लड़कों का एक बंदा दिन में 6 घंटे काम कर सकता है। अब इस तरह यहाँ पे 4 बंदे काम करेंगे, फिर आपने 24 आवर्स काम करना है, यहाँ पे 2 बंदे काम करते थे, 24 आवर्स काम करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी प्रोडक्शन तो लो होगी, प्रोडक्शन कम होगी, लेकिन आपकी क्वालिटी क्या होगी, क्वालिटी ज़्यादा होगी,
क्लियर है? पढ़े टाइम Job shops are examples of work using an intermittent process. Last time you paragraph की सबसे last. जॉब शॉप्स आर एग्जांपल ऑफ फर्म्स यूजिंग है जॉब शॉप्स में नहीं पता क्या होता है गूगल सर्च करें Google तुम पढ़े थे job shop के बारे में. Manufacturing firm that produces goods in response to customer orders. Order is called the job shop. ये customization की last line. Customization के पहले paragraph के last line. हाँ वो कह रहे हैं जॉब शॉप एक इंटरमाइटेंट प्रोसेस का पार्ट है क्यों है क्योंकि वहाँ पे जब आप स्पेसिफिक कस्टमर के लिए एक आप घर बना रहे हैं तो आप वहाँ पे जो आपको एक स्पेसिफिक कस्टमर की डिमांड पूरी कर रहे हैं तो आपको अपनी क्वालिटी हाई रहेगी पढ़ लिए नेक्स्ट कौन सा पार्ट ये हम क्या पढ़ रहे हैं किस चीज़ की टाइमिंग और ये टाइप 3 खत्म हो गई है कस्टमाइजेशन ये जो कल मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पढ़ाना स्टार्ट किए थे procurement and purchasing production planning production control quality control continuous management production planning उसके बाद अब ये टाइमिंग जो ये सब वो है ठीक है ठीक है अब किसी का कंपनी का ऑब्जेक्टिव होगा कि हमने प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है क्योंकि उसकी डिमांड में भी उसकी नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा हो ठीक है और किसी का ऐसा होगा कि उसने क्वालिटी प्रोड्यूस करनी है तो वो यूज़ करेगा इंटरमीडिएट प्रोसेस ठीक है क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स भी वो है नेक्स्ट क्या है लोकेशन का क्या इम्पैक्ट होता है लोकेशन का क्या इम्पैक्ट होता है ऐसी जगह पे हो जहाँ पे रॉ मटेरियल एक्सेस ईजी हो वहाँ पे कॉस्ट कम हमें पड़े वहाँ पे ये हो कि वो इंडस्ट्रियल जोन हो पहले ताकि हमें मतलब ऐसा ना हो कि वीरान में आप खोल बैठे अच्छा लेट्स सपोज आपका जो मेजर कस्टमर है जिसने आपने परचेज जिसने आपसे परचेजिंग करनी है ठीक है अच्छा आपका जो मेजर कस्टमर है जिसने आपसे परचेजिंग करनी है वो इस्लामाबाद में है ठीक है आपको यही पता है कि हमारा 80% रेवेन्यू इस्लामाबाद की मार्केट से जनरेट होता है लेट्स सपोज कि कपूर वाली ब्रांड है ठीक है अब जो उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी है या फैक्ट्री है जिसे कहते हैं जब मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं वो चीज़ें जो इस्लामाबाद की मार्केट में बिक रही हैं वो जाके कराची में नहीं इस्लामाबाद किसी गांव में किसी फैसलाबाद के किसी गांव में अब वहाँ से प्रोडक्शन तो वहीं पे होगी ठीक है कपड़े वगैरह अब जो यहाँ वहाँ से लेके यहाँ इस्लामाबाद लाने की कॉस्ट है कि वो आई ठीक है इसका कॉस्ट बढ़ जाएगी बट ठीक है और बाकी प्रोडक्शन प्रोसेसेस वही है अगर वही आपका प्रोडक्शन जो फैसिलिटी है वो अगर इस्लामाबाद किसी एरिया में होती नज़दीक इसके तो आपकी वो कॉस्ट कम हो जाती ठीक है अच्छा सेकंड देखते हैं अब आपकी जो फैक्ट्री अब किसी ऐसे एरिया में है अकेली है फैसलाबाद में वहाँ पे और कोई ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है वैसे फैसलाबाद में तो कपड़े नहीं है लेकिन एग्जांपल ले लेते हैं फैसलाबाद में कोई और कपड़े की वहाँ पे फैक्ट्री नहीं है ठीक है नहीं है फैक्ट्री कपड़े की यहाँ पे नहीं लेट्स सपोज नहीं है वहाँ पे ठीक है सरगोदा का लो यार अच्छा नहीं है ठीक है अब जब वहाँ फैक्ट्री नहीं है तो वहाँ पे मटेरियल की जो आपको एक्सेस होगी जिसको आपने कन्वर्ट करना है
वो आपको कहाँ मटेरियल आपको कहाँ से मंगवाना पड़ेगा, मटेरियल आपको किसी और एरिया से मंगवाना पड़ेगा, उसकी आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी। उसके बाद में भी आपको और सेकंड सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होगा वहाँ पे आप मार्केट से आउट रहेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट में भी उसकी किसी और जगह पे हो, इसलिए इंडस्ट्रियल रोड में रहना, इंडस्ट्रियल जोन में रहना बेहतर है। ये क्लियर है, समझ आ गई है? अच्छा इसके नीचे तीनों ऑब्जेक्टिव लिखा है, एक्सेस टू प्रोडक्शन रिसोर्स, मार्केटिंग और तीसरा प्रोडक्शन बेस्ड जोन। दो तो मैंने बता दिया। मार्केटिंग, आप जिस ऐसे एरिया में रहेंगे जहाँ पे मार्केट होगी उस चीज़ की, तो वहाँ पे आपकी मार्केटिंग करना भी आसान होगा, ठीक है। अब सारे सी के कॉलेज एफेक्ट में एक कोई हो जाके जी दे रहा है, दो मार्केट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि डिमांड जब सी के स्टूडेंट्स की यहाँ पे तो मार्केटिंग भी यहीं पे होगी। ऐसे कोई वहाँ पे तो नहीं जाएगा ना ये देखने के लिए कुछ सी वहाँ पे या कोई इसने वहाँ मार्केटिंग की हुई है, ठीक है। ये पढ़े ना, टैक्स रेट कितना लास्ट में? इंडस्ट्रियल एरिया में जब कोई इंडस्ट्रियल एरिया स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पे जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे आपको जो टैक्स होता है वो आपको क्रेडिट्स मिलते हैं। टैक्स क्रेडिट्स तो खैर आपको नहीं पता, वहाँ पे आपका टैक्स कम होता है, ठीक है, स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल एरिया में। लाइक हज़ार इंडस्ट्रियल जोन है, वहाँ पे जो टैक्स है वो रेट कम है, रेट कम नहीं है लेकिन वहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है उस पर आप टैक्स क्लेम कर सकते हैं, रिफंड करवा सकते हैं, रेट तो वही है। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, लेआउट का मतलब होता है कि आपके पास जो भी अपने रिसोर्सेज है ना, आप उनको मोस्ट एफिशिएंट वे में यूज़ करते हैं, एफिशिएंट या इफेक्टिव वे में अपना गोल अचीव करने के लिए, ठीक है। अब एफिशिएंट और इफेक्टिव वे क्या हो सकती है? लो कॉस्ट या मोर प्रोडक्शन, ये जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं आप प्रोसेस यूज़ करते हैं कि आप अपना गोल अचीव कर सकें। गोल आपका कुछ भी हो सकता है, गोल आपका में कोई स्पेशल टारगेट हो, कोई प्रोडक्शन हो, कोई लो कॉस्ट हो, सही है। अच्छा, अब लेआउट की 3 टाइप्स हैं। पहली तो है प्रोसेस लेआउट, प्रोसेस प्रोडक्ट और दूसरी प्रोडक्ट और तीसरी एक्सपोजिशन। तो ये सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का कहाँ पे है? ये 6 पोजीशन पे है, जो कि मैंने लिया आउट किस जगह पे? इसमें ये फिक्स पोजीशन है फिक्स पोजीशन लेआउट है क्या ये है? लेआउट की जो आती है ना इसके ऊपर कहाँ पे है? ये सर ये सर लेआउट की लास्ट पर अच्छा, टाइप ये 3 है, ठीक है। प्रोसेस लेआउट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं ना, आप उनको यूटिलाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोसेस, अपने प्रोसेस के मुताबिक आप उन सबको असेंबल करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? लेट्स सपोज आपका प्रोसेस ये है कि आपने सबसे पहले मटेरियल लिया, जो कि गन्ने की एग्जांपल देता हूँ, आपने गन्ना लिया, आपका सबसे पहला प्रोसेस मटेरियल लेना है, दूसरा वर्किंग प्रोसेस है और तीसरा फिनिश होता है, ठीक है। अब आपने 3 बंदों को यहाँ पे लगा दिया, 3 लेबर्स को, आपके पास टोटल 9 बंदे थे,
ठीक है, आपने उस जगह पे उनको रख दिया जहाँ पे वो मटेरियल परचेज करते हैं, ठीक है, और वहाँ से वो डिलीवर कर देते हैं। बाकी 3 को आपने फैक्ट्री में लगा दिया जो उसको प्रोसेस करते हैं, और बाकी 3 को आपने फिनिश गुड पे लगा दिया जो उनको सेल करते हैं। ठीक है, अब आपने अपने जो वर्क लेबर्स थे, मैं भी आपका सिर्फ 9 लेबर हूँ, आपने अपने लेबर को किस तरह यूटिलाइज किया उस सेंस में, जिस सेंस में आपका प्रोसेस था। आपका प्रोसेस क्या था? सबसे पहले मटेरियल आपने लेना था, फिर आपने मटेरियल तो है हर प्रोडक्ट को ही लेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, कोई भी मटेरियल होगा आप उसको उस सेंस में यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, अगर आप असेंबल बिजनेस का है तो मैं भी आप 3 बंदों को उधर लगा दें, अगर आपके पास इतनी लेबर है, कम लेबर है, नॉर्मली लेबर कम ही होती है कॉस्ट बचाने के लिए, तो अगर आपके पास कम लेबर है तो आप अपनी लेबर को अगर आप एक जगह पे वहाँ पे छोड़ देंगे जहाँ से वो परचेज करेंगे प्रोडक्ट्स, और 3 को आप वहाँ पे लगा देंगे जहाँ पे वो असेंबल करेंगे, और 3 को वहाँ पे जो उसको सेल करेंगे। ये क्लियर है? आप लोगों को क्लियर है? समझ आ गई? अच्छा, दूसरा कौन सा है? प्रोडक्ट लेआउट। ये नॉर्मली काम होता है जब आपने एक ही प्रोडक्ट कंटिन्यूसली बनाना हो, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट आपने बार बार वही बनाना हो, ठीक है, तो फिर आप अपनी जो लेबर होगी उसको किस लेबर या मटेरियल, आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं? रिसोर्सेज आपके पास कितने हैं? मटेरियल है, लेबर है, ठीक है, या कोई लैंड है, या कुछ यही रिसोर्सेज है आपके पास, ठीक है, यही है। अब मटेरियल और लेबर ही होते हैं, लेबर ही होते हैं बेसिकली जो आप जिनसे आप अपनी कॉस्ट कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। आप अपने मटेरियल लेबर को इसी एक प्रोडक्ट के लिए लगाएंगे क्योंकि आप कंटिन्यूसली इसी एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। आप उसमें आप क्या करेंगे? आप में कुछ स्पेसिफिक पर्सन को उसे एक स्पेसिफिक प्रोसेस, अब एक प्रोडक्ट बनने में मे बी 3 प्रोसेस हो, ठीक है, आप जो स्पेसिफिक बंदे रखेंगे वो एक प्रोसेस की जिनका एक्सपीरियंस होगा उस स्पेसिफिक प्रोसेस में आप वो हायर कर लेंगे और वही काम वो बार बार करते रहेंगे ऊपर से जा रहे हैं। समझ आ? फिर इसमें और प्रोसेस भी करना इसमें आपका इस प्रोसेस के मुताबिक आपने असेंबल किया, इसमें आपने इस प्रोडक्ट के मुताबिक आपने उस प्रोडक्ट को बनाना था, ऐसे कि आपने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अब इसमें प्रोसेस चेंज हो सकते हैं, आप कोई और प्रोसेस करेंगे तो आपकी डिलीवरी यूटिलाइज होगी वो उस नए प्रोसेस के मुताबिक होगी, वहाँ पे आपका प्रोडक्ट यही बन रहा है कंटिन्यूसली, तो आपकी जो लेबर होगी उसी प्रोडक्ट के मुताबिक बनेगी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? आपने पढ़ लिया? समझ आ गई? ठीक है। समझ आ गई? हसन भाई समझ आ गई? फिक्स पोजीशन लेआउट, इसमें नॉर्मली ऐसा होता है कि जो आपका प्रोडक्ट है ना वो एक फिक्स पोजीशन पे है, क्यों? मे भी उसकी जो असेंबलिंग हो वो भी हैवी मशीनरी है, ये जैसे आपके कोर्स में लिखा हुआ है एक एग्जांपल एरोप्लेन, ठीक है, एक बहुत बड़ी मशीनरी है, ठीक है, आप उसको एक जगह से लेके दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, ऐसा ही है। अब आपकी जो मशीनरी होगी और जो आपकी लेबर होगी वो किस सेंस में आप उसको यूटिलाइज करेंगे? उस सेंस में कि जहाँ पे आपकी मशीनरी को मे भी आपकी कोई ऐसी मशीन है जो आप उधर नहीं लेके जा सकते एरोप्लेन के पास, ठीक है, तो अब एरोप्लेन के आपके पास नहीं आ सकता तो आप वो मशीनरी यूज़ करनी पड़ेगी जो आपके प्रोडक्ट की डिमांड है, क्लियर? समझ आ? नहीं ऊपर से जा आगे। अब आपकी प्रोडक्शन किस सेंस में होगी? आपका जो प्रोडक्ट है वो एक फिक्स पोजीशन पे पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने अपने रिसोर्सेज को किस सेंस में यूज़ करना है, यूटिलाइज करना है जो उसकी डिमांड पूरा करे, और ये बात आपको एट स्टार्ट पता ही होगी, ठीक है, तो आपकी जो मशीनरी होगी और जो आपकी लेबर होगी, नॉर्मली
अब लेट्स सपोज एरोप्लेन जो बन रहा है वो बन रहा है आपकी किसी खुले एरिया में, वो है सरगोदा में, ठीक है, और आप जो लेबर हायर करते हैं वो कर रहे हैं इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद की लेबर को जब आप वहाँ पे लेके जाएंगे तो आपने उसको वहाँ पे एकोमोडेशन भी देनी है, आपने उसके रहने के एक्सपेंस भी पे करने हैं, तो उससे बेहतर आपके लिए ये होगा कि आप वहीं के नॉर्मल जो लोकल लेबर्स हैं वो हायर कर लें। वो हायर करेंगे तो क्या होगा, आपके एकोमोडेशन के एक्सपेंसेस होंगे वो बचेंगे। तो आपने अपनी लेबर को किस तरह से यूटिलाइज किया, आपने उस जो आपका प्रोडक्ट है फिक्स पोजीशन पे उसके मुताबिक उसको आपने स्पेसिफिक अपनी नीड को पूरा किया। समझा? क्लियर? पढ़े? नेक्स्ट क्या कितने बजे तक टाइम होता है आपकी क्लास से? 8:45 तक ना? रिसोर्स करेंगे, ठीक है। आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं? मटेरियल है, लेबर, ठीक है। अब आपने इनकी प्लानिंग किस सेंस में करनी है, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन या मैक्सिमम क्वालिटी या गुड क्वालिटी, ऐसा ही है। अच्छा, अब आपने अपने रिसोर्सेज की प्लानिंग इस सेंस में करनी है कि आपका ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। लेट्स सपोज आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक चीज़ को बाय करें या आप मैन्युफैक्चर करें, ठीक है। बाय करने का क्या मतलब है, आपने जो भी चीज़ बेचनी है ना, आप लेट्स सपोज शेयर बेचनी है, ठीक है। बाय करने में आपके एक्सपेंस आ रहे हैं लेट्स सपोज 100, मैन्युफैक्चर करने में आ रहा है 120, तो आपको यहाँ पे क्या डिसीजन लेना है, बाय करेंगे मैन्युफैक्चर करें, आपने सेल शेयर ही करनी है। जब आपकी टोटल कॉस्ट बाय में 100 पड़ गया, मैन्युफैक्चर करने में 120 पड़ रही है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? बाय को। तो आपके रिसोर्स की प्लानिंग क्या होगी कि मैंने ये बाय कर देना है, ठीक है। ऐसे लेट्स सपोज सेकंड देखते हैं, आपको एक मिला है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, ठीक है, कोई सर्विस आपने प्रोवाइड करनी है या कोई चीज़ आपने प्रोवाइड करनी है बना के, ठीक है। सर्विस सर्विस मैन्युफैक्चरिंग भी आपका काम है, ठीक है। आपने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करके बेचनी है, ठीक है। आपके पास जो लेबर है वो कम है और आपके पास मे बी लेट्स सपोज 2 कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। आप 2 कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ भी नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, आप एक आपके पास लेबर जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट की है, आप एक कॉन्ट्रैक्ट खुद कर लेंगे अपनी लेबर से, उस दूसरे को क्या करेंगे, आउटसोर्स कर देंगे। आउटसोर्स में क्या होता है, हम वही हम जो भी चीज़ बना रहे होंगे वो हम किसी बाहर के बंदे को दे देंगे, वो बाहर का बंदा बना के हमें दे देगा, हम आगे अपने कस्टमर को दे देंगे, ठीक है। क्लियर है? नॉर्मली इसकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो हम खुद बनाते हैं उससे, लेकिन क्योंकि हमारा कस्टमर होता है उसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, तो हमने ये कॉस्ट पे करनी होती है आउटसोर्सिंग की, ठीक है। क्लियर है? ये ज़रा पढ़िएगा पहले और हाफ पैराग्राफ या सप्लाई चेन पढ़ के फिर करना पड़ दीजिएगा। अच्छा,
सबसे पहले आप तक प्रोडक्ट कहाँ से पहुँचता है, कोई मटेरियल सप्लाई सप्लाई से किस तक पहुँचते हैं, मैन्युफैक्चरर तक, लेट्स सपोज ऐसा नहीं, मैन्युफैक्चरर से किस तक पहुँचते हैं, कस्टमर तक। आप जब चीज़ बनाते हैं आप कस्टमर को देते हैं, ठीक है। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट का मतलब है कि आपकी जो सप्लाई चेन है ना, इसकी मैनेजमेंट अच्छी होगी। कैसे अच्छी होगी सप्लाई चेन, आपकी मैनेजमेंट कैसे अच्छी होगी, रिलेशन आपका अच्छा हो, कैसे अच्छा होगा, आप उसे टाइमली उसकी जो पेमेंट है वो करें, ठीक है। आप जब उसके साथ अगर आप रिलेशन अच्छे होंगे तो आपको फ्यूचर में लो कॉस्ट में प्रोडक्ट दे देगा। अगर आपके साथ आपके कस्टमर के साथ अगर आप कस्टमर को अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स देंगे तो आपके कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पर कस्टमर एक लोकल कस्टमर की बात नहीं हो रही, एक कंटिन्यूस कस्टमर जो बड़ी बड़ी चीज़ें लेते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, अगर आप उनके साथ रिलेशन अच्छे होंगे तो क्या होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है आप कहिए, ठीक है। ये जरा पढ़ लें जल्दी से। अच्छा नेक्स्ट भी देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है कि आप अपने इकट्ठे पढ़ लीजिएगा, टाइम शॉर्ट है। इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं, आपने ये देखना है कि आपने अपने रिसोर्सेज को कौन सा सॉफ्टवेयर रख के मैनेज करना है। अब कुछ जो पुराने ज़माने के क्लाइंट्स होते हैं वो तो आज भी खाता सिस्टम मेंटेन रखते हैं, ठीक है, बुक्स पे लिखते हैं, लेकिन जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। क्यों सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं कि जो उस पर जो आप हाथ से लिखेंगे उसमें 3 बंदों की जरूरत हो, जो सॉफ्टवेयर है उसमें मतलब 1 एम्प्लॉई की जरूरत हो, ठीक है, अपनी कॉस्ट रिड्यूस करेंगे। तो ये कंपनी को डिसीजन लेना है कि मैंने किस टाइप का इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करना है, ठीक है। ये दोनों पढ़िएगा ना। मैंने आप लोग को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताया था, आप लोग को याद है, ये नेक्स्ट पेज करें जरा सारे, ये देखिए ये वही है, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है किसका, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अकाउंट सिर्फ और सिर्फ मैनेजर जो है, जो मैनेजर है वो कौन से, प्लांट मैनेजर है या फैक्ट्री मैनेजर है जो, ठीक है। ये फ्लो चार्ट भी देखिए, ये समझ आ गई है। जो पीछे पैराग्राफ लिखा है मैनेजमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी बंदे होंगे उन सबको अपने रोल से, अपने रोल का पता होना चाहिए कि हमारा काम क्या है, ठीक है। सीईओ को ये पता होना चाहिए कि मेरा काम क्या है, जो हेड ऑफ फाइनेंस है या हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा काम क्या है, हर एक अपने रोल और ऑब्जेक्टिव के बारे में बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। इसका मतलब इसमें ये लिखा हुआ है। चले ये नेक्स्ट भी देख लें, टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन मैन्युफैक्चरिंग सेटअप। चलिए कर लेते हैं।